हाय, आई डू वेलकम यू ऑल इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, दैट मस्ट बी वेरी क्लियर एंड कॉन्स्पिक्यूअस फ्रॉम द हेडिंग इटसेल्फ। ठीक है, मैथमेटिकल टूल्स पढ़ने जा रहे हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्री रिक्विजिट है फिजिक्स को पढ़ने के लिए। प्री रिक्विजिट मैं आपको यूं समझाऊं कि इस मैथमेटिकल टूल्स के बगैर जो है हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है ना, फिजिक्स के बारे में सोच भी नहीं सकते, पढ़ने की तो दूर की बात है। तो इससे पहले कि हम ये देखें कि कौन कौन सा मैथमेटिकल टूल जो है हमें चाहिए होगा फिजिक्स पढ़ने के लिए, मैं आपको थोड़ा बहुत जो है ये बतलाऊं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिकल टूल्स इन 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 स्टडिंग फिजिक्स। ठीक है ना, दूसरी बात या आप यूं कहिए कि द कनेक्शन और द लिंक बिटवीन द फिजिक्स एंड मैथ्स। ठीक है, देखिए, this maths is actually considered to be the language of physics. Language of physics. फिजिक्स को हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में अच्छे से डिस्क्राइब करा है। ठीक है ना, वहां पे हम फिर अल्टीमेटली इस रिजल्ट पे पहुंचे थे कि हम उसको फिर डिफाइन करते थे कि इट इज द स्टडी ऑफ द डिफरेंट नेचुरल फिजिकल फिनोमेना एंड द एसोसिएटेड लॉज। ठीक है, लेकिन मसला ये है कि फिजिक्स के जो डिफरेंट फिजिकल लॉज है उनको हमने मैथ्स के लैंग्वेज में पुट करना आना चाहिए। ठीक है ना, ठीक है, तो इसीलिए हमें मैथमेटिकल टूल्स का आना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम एक एग्जाम्पल से इस चीज को समझते हैं, आप स्कूल लेवल की ही एग्जाम्पल उठा के ले ले, जो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, उसका स्टेटमेंट हम कैसे देते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी। ठीक है ना, या उसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, उसका स्टेटमेंट ऐसे भी दे सकते हैं, इफ अ फोर्स एफ इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी दैट्स गोना टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ए। ठीक है ना, ऑन दैट बॉडी। फिर उसको मैथमेटिकली हमें लिखना आना चाहिए। हम उसको क्यों कैसे लिखते हैं, एफ इज इक्वल टू, ये आपने देखा होगा, ठीक है ना, स्कूल लेवल पे, एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ में आई बात? एरो यहाँ, एरो का मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन आपका वेक्टर है और फोर्स आपका वेक्टर है। ये बाद में हम देखेंगे जब हम वेक्टर क्वांटिटीज को पढ़ेंगे, वेक्टर्स को पढ़ेंगे। और फिर अगर आप इसको चाहोगे कि और इसको मैथमेटिकली हम एक्सपैंड करें, हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं dv अपॉन dt। ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं dv। ठीक है ना, वेलोसिटी भी वेक्टर है आपका dt। समझ में आई बात? या फर्दर हम इसको एक्सपैंड करना चाहते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या अदर एक्सप्रेशन में आप बोल सकते हैं, डालना चाहते हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एम डी स्क्वायर एक्स डिस्प्लेसमेंट, हियर एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ योर डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो एक्सेलरेशन। ठीक है, आपकी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज ऑल्सो एक्सेलरेशन। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि ये चीजें हमें तभी करनी आएगी, ठीक है, जब हमें मैथमेटिकल टूल्स पे होल्ड होगा, मैथमेटिकल टूल्स पे नजर होगी। इसीलिए जो है मैथमेटिकल टूल्स इंपॉर्टेंट है। या इसको छोड़िए, फिजिकल लॉज को मैथ्स में पुट करना, ये एक बात हुई। दूसरी बात मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जब कभी आप फिजिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, ठीक है, जब भी आपको फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा तो आप डायरेक्टली सॉल्यूशन तक नहीं पहुंचोगे। सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई फिजिक्स की प्रॉब्लम है, तो आपको उसको पहले उसकी पहले मैथमेटिकल इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है ना, समझ में आई बात? मैथमेटिकल इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, या आप बोले एम, मैंने यहां पे शॉर्ट में लिखा फॉर मैथ्स। ठीक है, या आप बोले मॉडल बनाना पड़ेगा, मैथमेटिकल मॉडल बनाना पड़ेगा, तब जाके आप जो है अपने सॉल्यूशन वाली स्टेप पे पहुंचोगे जहां पे आपको सॉल्यूशन मिलेगा। डायरेक्टली आपके पास एक फिजिक्स की प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली जो है इधर नहीं पहुंचोगे, आपके मैथ्स वाले स्टेप
के थ्रू आपको जाना ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें मैथ्स का आना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आई बात? या अगर आपको ऐसे भी नहीं है समझ में आया तो हमने ये टेक्निकली आपको समझाने की कोशिश करी थी। आपको अगर ये दो एग्जाम्पल से भी समझ में नहीं आया कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैथ्स क्या है या द कनेक्शन बिटवीन फिजिक्स एंड मैथ्स क्या है, तो हम आपको जो है एक आम एग्जाम्पल से समझा देते हैं। हम क्या बोले कि इट इज दी मैथ्स इज दी लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं कश्मीरी स्पीकिंग हूं या उर्दू स्पीकिंग हूं, कल को मेरा किसी अरब कंट्री में जाना हुआ, ध्यान से सुनना, ठीक है, और अभी तक मेरे को अरबिक लैंग्वेज की हवा तक भी नहीं लगी है, ठीक है ना। मैं जब वहां जाऊंगा क्या मैं वहां बात कर सकता हूं? नहीं ना, आई वुड नॉट बी इवन एबल टू ओपन माई माउथ। समझ में, बात करने की तो दूर की बात है, ठीक है। तो इसी तरीके से इफ वी वांट टू टॉक विद द फिजिक्स इनसाइड, ठीक है ना, अगर हम फिजिक्स के साथ बात करना चाहते हैं तो हमारा मैथ्स का आना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूरी मैथ्स का नहीं, जो जो हम आपको मैथमेटिकल टूल्स यहां पे पढ़ाएंगे एटलीस्ट आपको उन पे नजर होनी चाहिए, उन पे होल्ड होना चाहिए, ठीक है ना। ये एक एग्जाम्पल। दूसरी एग्जाम्पल ये है कि आप यूं समझे आपको फिजिक्स पढ़ने जाना है, तो आप यूं समझे आप किसी बैटलफील्ड में जा रहे हो, ठीक है। तो जब हम बैटलफील्ड में जाते हैं तो हम अपने साथ क्या लेके जाते हैं? सामान। निहत्ते थोड़ी जाएंगे, सामान होना चाहिए ना आपके साथ। तो यहां पे सामान आपका मैथमेटिकल टूल्स है, ठीक है। अगर बिना सामान के आप बैटलफील्ड में जाओगे तो घुसते ही आप गिराए जाओगे, ठीक है ना। बैटलफील्ड में जाते जाते ही गिराए जाओगे और ऐसे गिराए जाओगे कि फिर उठने का नाम भी नहीं लोगे। सेम इज द केस विद द फिजिक्स, ठीक है ना। अगर मैथमेटिकल टूल्स के बगैर अंदर गए तो फिर खुदा ही हाफिज है। अब हम एक एक करके उन मैथमेटिकल टूल्स को देखेंगे, ठीक है ना, जिनकी हमें अंदर जाके फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी। पहले हम आपको आउटलाइन देते हैं कि किस किस मैथमेटिकल टूल की आपको अंदर जाके जरूरत पड़ेगी, जो कि आपको आने ही आने चाहिए बिफोर गोइंग टू स्टडी द फिजिक्स। सबसे पहले फंक्शन। इस टर्म के साथ आपका एनकाउंटर कई बार होना है, तो उस लिहाज से इसका जानना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आपको ट्राइगोनोमेट्री पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे हिसाब से, मेरे परसेप्शन के अकॉर्डिंग, वो है कैलकुलस, ठीक है। कैलकुलस, इसमें हमने डिफरेंशियल कैलकुलस डीसी, जो है आपकी इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने को मिलेगा। डिफरेंशियल कैलकुलस को हम सिंपली डिफरेंशिएशन के नाम से जानते हैं। इसको आप लोग इंटीग्रल कैलकुलस को आप लोग इंटीग्रेशन के नाम से जानते होंगे, ठीक है। एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, अभी आप लोगों को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये डिफरेंशियल कैलकुलस, ये कैलकुलस क्या है, डिफरेंशियल कैलकुलस क्या है, इंटीग्रल कैलकुलस क्या है, हर एक चीज के बारे में हम अपनी ओर से पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि आपको चीजें समझाई जाए, ठीक है। जब हम तो इसको हम एक लेक्चर में सपोज फॉर एग्जांपल कवर करेंगे, इसको दूसरे लेक्चर में कवर करेंगे, इसको फिर और एक लेक्चर में कवर करेंगे। इसी तरीके से वी आर हैविंग द अदर टूल्स एज वेल, जिनको हमने पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, बिफोर स्टडीइंग द फिजिक्स। उसमें आपका, हाँ, ये तीसरा, फोर्थ पे आप लिखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। ऊपर वाले को मैं रब करूं बिकॉज नीचे अगर
लिखने में बैठूं तो मुझे बहुत ज्यादा डक करना पड़ेगा, ठीक है। लॉगरिथमिक, ये कौन सा नंबर 6 पे आप देखोगे लॉगरिथम एंड प्रोग्रेशंस, लॉग वगैरह, लॉगरिथम एंड प्रोग्रेशंस। प्रोग्रेशंस में आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी एंड जीपी के बारे में जानकारी चाहिए, ठीक है। फिर हम एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट 7वें नंबर पे ग्राफ्स को देखेंगे, ठीक है। ग्राफ्स ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस, ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस, ठीक है। इन मैथमेटिकल टूल्स को हमने देखना है। देखिए माय डियर, अब आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर हुई होगी कि व्हाट आर द डिफरेंट मैथमेटिकल टूल्स विच आर टू बी स्टडीड बिफोर स्टडीइंग द फिजिक्स, ठीक है, जो कि हमने आपको आउटलाइन में दे ही दिया। अब हम एक एक करके हर एक मैथमेटिकल टूल को डिस्कस करेंगे और उस मैथमेटिकल टूल को उतना ही डिस्कस करेंगे जितनी हमें जरूरत है, ठीक है। अदरवाइज हर एक जो मैथमेटिकल टूल है अपने आप में बहुत बड़ा वास्ट सब फील्ड है मैथमेटिक्स का। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि कितना पढ़ना है, किस चीज के लिए कितना पढ़ना है, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे फंक्शंस हमने वहां पे सबसे पहले डिस्कस किया था कि हम पढ़ेंगे व्हाट इज फंक्शन, ठीक है। इसका हमने एक जनरल आइडिया लेना है, ठीक है। अदरवाइज एक सेमेस्टर में मैथमेटिक्स में ये पढ़ाया जाता है, बट हमने जो है एक पर्टिकुलर इसका जो है आइडिया, सो दैट कि कल को आप फंक्शन को पहचान सको कि ये फंक्शन है, ठीक है ना, आप लिख सको। रिप्रेजेंटेशन या नॉमेनक्लेचर ऑफ अ फंक्शन फॉर यू इज मस्ट, ठीक है ना। इतना अगर आपको आया तो वो काफी है। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन को देखेंगे कि व्हाट इज फंक्शन। सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे। फंक्शन को हम बोलते हैं कि इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशनशिप, स्पेशल रिलेशनशिप, ठीक है, बिटवीन, आप पूरा लिखना, मैंने शॉर्ट में लिखा, बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। एक रिलेशनशिप है, स्पेशल रिलेशनशिप। स्पेशल क्यों, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। फिलहाल आप यूं देखिए कि इनपुट और आउटपुट में एक रिलेशनशिप को हम फंक्शन बोलेंगे, ठीक है, स्पेशल काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप। आप यूं समझिए ये फंक्शन आपकी एक मशीन है, ठीक है। आपकी क्या है, एक मशीन है जिसको आप यहां से कोई इनपुट दे रहे हो, आपको उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां पे एक आउटपुट मिलता है। आप इनपुट देते हो, आपको एक उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट यहां मिलता है, ठीक है, थ्रू अ पर्टिकुलर रिलेशनशिप जो कि इनपुट और आउटपुट के बीच में है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अभी तक आपको फंक्शन का हवा भी नहीं लगा होगा, मात्र डेफिनेशन से खाली चीजें समझ में आती है। अब जो हम चीज पढ़ने जा रहे हैं उससे यह चीज बिल्कुल आपको एकदम क्लियर हो जाएगी कि क्या रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, क्या मतलब, ठीक है। तो अब के बाद आपने चीजों को और ज्यादा अच्छे से
देखना है, ठीक है। नॉमेनक्लेचर एंड रिप्रेजेंटेशन। एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। द मोस्ट कॉमन एंड क्लासिक वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए फंक्शन इज y is equal to f of x is equal to something, ठीक है। ये जो हमने यहां पे राइट साइड में समथिंग लिखा, यही आपकी रिलेशन होगी बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ये कुछ भी हो सकती है, समझ में आई बात। अगर यहां पे x वेरिएबल है, ये x जो है ये हमारा इनपुट वेरिएबल है, इसे हम इनपुट वेरिएबल बोलते हैं, यानी जिसके थ्रू हम फंक्शन और रिलेशन में अपना इनपुट भरते हैं, जिसके थ्रू हम फंक्शन के अंदर अपना इनपुट भरते हैं। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज ए इनपुट वेरिएबल। जो यहां पे इनपुट वेरिएबल होगा, ठीक है, उसी वेरिएबल में आपकी यहां पे रिलेशन या फंक्शन होगी। सपोज फॉर एग्जांपल यहां पे x है, तो मैं यहां पे रिलेशन लूंगा बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट x स्क्वायर, ठीक है। समझ में आई बात। पहले देखते हैं, हम सीखते हैं हम इसको रीड कैसे करते हैं। जो मोस्ट क्लासिक एंड कॉमन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन है, इसको रीड कैसे करते हैं। y जो कि हमारा आउटपुट है, y इज इक्वल टू f ऑफ x क्या है, f ऑफ x, f एंड ब्रैकेट के बदले ऑफ x, ठीक है। या हम इसको फिर लिखते हैं फंक्शन ऑफ x, f के बदले फंक्शन लिखते हैं फंक्शन ऑफ x। होप कि ये विजिबल हो, फंक्शन ऑफ x, ठीक है। ये हमारा इनपुट, ये आउटपुट है y के थ्रू हमें रिलेशन का या फंक्शन का आउटपुट मिल रहा है, और x आपका इनपुट वेरिएबल है जिसके थ्रू हम इनपुट देते हैं, एंड यहां पे राइट साइड में हम अपनी रिलेशन लिखते हैं या फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। इनपुट और आउटपुट को हम देखते हैं, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, इसको y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं y इज इक्वल टू शॉर्ट में एक्स स्क्वायर। अब ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है, जो आपका आउटपुट y है दैट इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। जो यहां पे इनपुट वेरिएबल होगा, जो यहां पे आपका रिलेशन में वेरिएबल होगा, ठीक है ना, अगर सिंगल वेरिएबल है तो उसी की फंक्शन आपकी y होती है, आउटपुट होता है, ठीक है। यहां पे x वेरिएबल है तो रिलेशन जो है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वो x में होगा। मतलब अगर आप इनपुट अब लोगे, इनपुट 1 दोगे, मतलब x का वैल्यू 1 दोगे, ठीक है, x का वैल्यू 1 दोगे तो आपको y क्या मिलेगा, y एट x इज इक्वल टू 1। यहां पे y एट x इज इक्वल टू 1, x का वैल्यू 1 यहां पे रखो, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। y एट कहां पे लिख दूं, y सपोज एट x इज इक्वल टू 2, यानी x की जगह आपको यहां पे 2 रखना है, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसी तरीके से y एट x इज इक्वल टू, y क्या है, आउटपुट, y एट x इज इक्वल टू 3 रखोगे x की जगह तो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9,
समझ में आई बात? ठीक है, तो उसी तरीके से आपको आउटपुट मिलेगा। जिस तरीके से आप इस फंक्शन में रिलेशन में इनपुट दोगे तो उसी अकॉर्डिंग आपको अपना आउटपुट मिलेगा। समझ में आई बात? तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड जो है क्लासिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शन। नाउ आप बोलोगे कि क्या जरूरी है कि रिलेशन एक्स में वेरिएबल में ही हो, कि राइट साइड में एक्स वेरिएबल ही होना चाहिए? ना, ये बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नोटेशंस आर हियर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। जहां तक कि आपको अगर चीज समझ में आई है तो नोटेशंस बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे हमने यहां पे लिखा है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, मैं ये भी लिख सकता हूं कि y आपका इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर ना लिख के मैं अगर यहां पे वेरिएबल इनपुट वेरिएबल चेंज करूंगा, मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ सपोज फॉर एग्जाम्पल q, तो यहां पे एक्स स्क्वायर की जगह आपको फिर q स्क्वायर लिखना पड़ेगा, बस इतनी डिफरेंस है। तो जरूरी नहीं है कि आपकी जो रिलेशन है वो एक्स वेरिएबल में ही हो ना, बट अगर आप लिख रहे हो यहां फंक्शन ऑफ एक्स तो तब जाके इंपॉर्टेंट बनता है कि राइट साइड आपका एक्स वेरिएबल में ही हो, ठीक है। नोटेशन अगेन आई एम सेइंग दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट हियर। या फॉर एग्जांपल क्या ये इंपॉर्टेंट है कि हम एफ से ही फंक्शन को डिनोट करें? नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि y इज इक्वल टू g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। फंक्शन ऑफ g यहां फंक्शन नेम क्या है? ये एफ बेसिकली नथिंग, इट इज अ फंक्शन नेम, ठीक है। ये आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो, फंक्शन नेम जरूरी नहीं है, बट मैंने पहले भी बोला सिंस दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड क्लासिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन, दैट्स व्हाई वी राइट जनरली द फंक्शन नेम एज एफ। आई होप इट इज क्लियर नाउ, ठीक है। तो नोटेशंस पे आपको ध्यान नहीं देना है, नोटेशन चलती रहती है, ठीक है। आई होप कि नॉमेनक्लेचर और रिप्रेजेंटेशन जो है यहां से क्लियर हो। अब हम और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू दी जो है फंक्शन उसको हम डिस्कस करेंगे, दैट इज डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। समझ में आई बात? यहां पे लिखता हूं डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। बट इसको समझाने से पहले हम एक क्वेश्चन का आंसर करते हैं, ठीक है ना। अगर आपको याद होगा while defining the function हमने ये चीज बोली थी कि it is a special kind of a relationship between the input and output, ठीक है ना। Why special? The reason being that every relationship cannot be called as a function, ठीक है ना। इसको समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल लेनी पड़ेगी, ठीक है। हम दो सेट्स को कंसिडर करेंगे, ठीक है ना, और उसके थ्रू हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि why every relation cannot be called as a function, ठीक है। बट उससे पहले कि हम एक एग्जाम्पल ले ले, मैं आपको बतलाऊंगा कि what set is, ठीक है ना। सेट हम किसको बोलते हैं? A well-defined collection, I hope ये visible हो, collection of things or objects, things या objects आप बोले, well-defined collection of things हमें कुछ समझ में आ रहा है, but what we mean by well-defined collection of things, ठीक है, यानी जिसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन हो, उसके थ्रू हम चीजों को कलेक्ट करें एक पर्टिकुलर सेट में। लाइक एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि चीजें हमें ज्यादातर एग्जाम्पल से ही समझ में आती है। अगर एक एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, a set of natural numbers, तो हमें पता है
नेचुरल नंबर की डेफिनेशन, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते, ये आप लोग स्कूल से पढ़ के आए होते, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। अगर मैं आपको बोलूं क्या -1 इस सेट में बिलोंग करेगा, क्या -2 इस सेट में बिलोंग करेगा, अगर आपको नेचुरल नंबर की डेफिनेशन पता है तो आप डायरेक्टली मुझे बोलोगे ना, इसमें नहीं आएगा। कैसे आएगा? बिकॉज नेचुरल नंबर को हम डिफाइन करते हैं 1 2 3 4, ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर की डेफिनेशन के बेसिस पे आपने बोला कि -1 जो है इस सेट को बिलोंग नहीं करेगा। दैट्स व्हाट वी मीन बाय सेइंग वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स जो भी, ठीक है। या दूसरी एग्जांपल, अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर ना बोल के आपको बोला गया सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। एनी नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ठीक है ना, जिसमें क्या क्या आएगा, अब 2 आएगा, आपका 3 आएगा, आपका 5 आएगा, आपका 7 आएगा, ठीक है, आपका 11 आएगा, 13 आएगा। तो आपको अगर मैं बोलूं क्या 4 इसमें आता है, क्या 6 इसमें आता है, क्या 8 इसमें आता है, आप बोलोगे नहीं, वो नहीं आएंगे, वो कंपोजिट नंबर्स है, वो इस सेट में नहीं आएंगे। तो आपने प्राइम नंबर के डेफिनेशन के बेसिस पे ये चीज बोली, ठीक है ना। इसी को हम बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। आई होप कि आपको सेट की डेफिनेशन जो है वो क्लियर हुई होगी, इसलिए मैंने ये चीज डिस्कस करी, ठीक है ना, ये चीज उठाई, क्योंकि ये सेट जो है आगे जाके टर्म यूज होने वाली है जब हम उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि व्हाई एवरी रिलेशन कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ फंक्शन, ठीक है। बने रहना, फॉलो करते रहना। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन को आंसर करने पे आते हैं, व्हाई एवरी रिलेशन कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ फंक्शन, ठीक है, ध्यान देना। उसके लिए मैंने बोला कि हमें 2 सेट लेने पड़ेंगे, इसलिए टर्म सेट को सबसे पहले जो है डिफाइन करना पड़ा। एक सेट हम इधर लेते, दूसरा सेट इधर लेते, लेट अस कॉल दिस एज सेट x, लेट अस कॉल दिस एज सेट y। ये आपका इनपुट सेट है, ठीक है, यानी जिस सेट के थ्रू हम अपने रिलेशन को जो हम यहां पे डिफाइन करेंगे, अभी रिलेशन है, अभी फंक्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल रिलेशन कौन सी है, y इज इक्वल टू 2x, और इस सेट से हमें आउटपुट मिलेगा। ये पूरा सेट भी हो सकता है आउटपुट में और पूरा नहीं भी हो सकता है, वो अभी पता चलेगा, लेकिन इसी सेट से हमें आउटपुट लेना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जब आप यहां पे x पुट करोगे तो आपको y मिलेगा ना, ये y सेट है, आपको y मिलेगा ना, आउटपुट मिलेगा, वो आपने इस सेट में मिलेगा। हम बोलते हैं कि हमारे पास एक रिलेशन है y इज इक्वल टू 2x फ्रॉम सेट x टू सेट y, ठीक है ना, ऐसे हम करते हैं। एंड इट इज डिफाइंड ऑन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, हम इसको n से डिनोट करते हैं। मतलब यहां पे सेट x में हमारे नेचुरल नंबर्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, ठीक है। और ये सेट भी हम बोलते हैं कि ये सेट भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, ठीक है, बिकॉज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हमारा 1 से स्टार्ट होता है। समझ में आई बात? देखो हमने बोला कि दिस इज डिफाइंड ऑन दिस रिलेशन आर y इज इक्वल टू 2x। मैं फिर से बोल रहा हूं, अभी हम रिलेशन की बात कर रहे हैं, फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। अब हमने देखना है कि क्या ये रिलेशन को हम फंक्शन बोल सकते हैं, ठीक है ना, वो कैसे, वो हम अभी देखते हैं। फिलहाल हम बोल रहे हैं कि ये रिलेशन जो है y इज इक्वल टू 2x, ये डिफाइंड है ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे आप x वेरिएबल में इस सेट से कोई सा भी वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है ना, ये डिफाइंड, ये आपको हर एक वैल्यू ऑफ सेट x पे, सेट x का जो हर एक वैल्यू है उस पे आपको y का एक डेफिनेट वैल्यू इस आउटपुट सेट में मिल जाएगा, ठीक है ना। दैट्स व्हाट वी मीन बाय सेइंग दैट दिस y इज इक्वल टू x इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब देखो इस रिलेशन को हम, ये रिलेशन है, ठीक है ना, इस रिलेशन को हम तभी फंक्शन बोलेंगे जब ये 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। वो 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या है? वो एक ये है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट x हैज इट्स इमेज
और वैल्यू इन दी सेट y, अगर हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट, ध्यान देना टर्म, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट x हैज इट्स इमेज और वैल्यू, ठीक है ना, इन दी सेट y, नंबर फर्स्ट कंडीशन। नंबर सेकंड कंडीशन है कि एवरी एलिमेंट, नंबर सेकंड कंडीशन ये है कि हर एक एलिमेंट ऑफ सेट x हैज ओनली एंड ओनली वन इमेज, हैज ओनली एंड ओनली वन वैल्यू इन दिस सेट y, मात्र एक ही वैल्यू हो, हर एक वैल्यू, मैं फिर से बोल रहा हूं, हर एक वैल्यू के अगेंस्ट, सेट ए के वैल्यू के अगेंस्ट इस रिलेशन के थ्रू आपको मात्र और मात्र यहां पे एक ही वैल्यू मिले, ठीक है। एक तो इस सेट का हर एक एलिमेंट यहां पे डिफाइंड हो, आप पे हर एक वैल्यू पे आपको डेफिनेट वैल्यू सेट y में मिल जाए आउटपुट में। दूसरा, हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज यहां पे हो, एक ही वैल्यू हो, ठीक है। इसे हम फंक्शन बोलेंगे। तो हमने बोला था इट इज अ रिलेशन, फंक्शन को डिफाइन कैसे किया था, इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप। व्हाट काइंड ऑफ अ स्पेशलिटी इट इज हैविंग नाउ, दैट नाउ अगर आपको हमें कोई बोलेगा कि फॉर्मली आप इसको डिफाइन करें, हम इसको फॉर्मली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि a relation R or F would be from set X to set Y would be called as a function if every element of set X, if every element of set X is having only and only one image or value in the set Y through this relation. समझ में आई बात? I hope this is clear. ठीक है? ये तो हुई ऐसे टेक्निकली, ग्राफिकली भी हम इसको देख सकते हैं, बट ग्राफिकल में एक प्रॉब्लम है। ग्राफिकल में अगर आप चेक करोगे कि रिलेशन फंक्शन है नहीं है, तो उसमें आपको उस रिलेशन का ग्राफ जो है प्लॉट करना आना चाहिए, ठीक है ना। वो इंपॉर्टेंट है, वो मैंडेटरी है। सपोज फॉर एग्जांपल यहां पे हमारे पास जो रिलेशन है वो आसान ही है, ठीक है ना, y इज इक्वल टू 2x, इसका हम आसानी से ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कहां पे लिखूं, यहां पे लिखते हैं y इज इक्वल टू 2x, इसका ग्राफ कैसे आएगा, अ लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। समझ में आई बात? बिकॉज इट्स हैविंग अ जीरो इंटरसेप्ट ऑन दी y एक्सिस। ग्राफिकल टेस्ट बोल रहा है, इट इज एक्चुअली कॉल्ड दी वर्टिकल लाइन टेस्ट। वो बोल रहा है कि अगर आप इस ग्राफ पे कहीं पे भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है, या इनपुट वैल्यूज आप इधर से दे रहे हो और आउटपुट वैल्यूज आपको यहां से मिल रहे, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या बता रहा है कि अगर आप कहीं पे भी इस ग्राफ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, बात को समझ लेना, अगर उसने इस ग्राफ को मात्र और मात्र एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, कट किया, then it is that relation would be called as a function. Now अगर हम अदर एग्जाम्पल ले लेते हैं यहां पे जिसका हम वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं, सपोज फॉर एग्जाम्पल हमारा ग्राफ कुछ ऐसे इस प्रकार से आया। ये अगर आपके x के वैल्यूज है, यहां से y के वैल्यूज मिल जाएंगे। सपोज हमारा ग्राफ कुछ इस प्रकार से आया, ठीक है। तो इस पे हम वर्टिकल लाइन टेस्ट देखते हैं। यहां पे देखो कि वर्टिकल लाइन टेस्ट बता रही है आपको कि ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन जिसका ये ग्राफ है, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल ये कोई भी आर्बिट्री रिलेशन है आपके पास, y इज इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है, जिसका इस तरीके का ग्राफ हो, तो ये आपका अब फंक्शन नहीं है, क्योंकि वर्टिकल लाइन टेस्ट ये पास नहीं किया। इसने 2 पॉइंट्स पे जो है ग्राफ को कट किया, किसने, वर्टिकल लाइन ने। तो इसको हम फंक्शन नहीं बोलेंगे। अब देखो लिंक करना है, जो हमने अभी डेफिनेशन, फॉर्मल डेफिनेशन देखी है फंक्शन की, और ग्राफिकली जो हमने अभी वर्टिकल लाइन टेस्ट देखा है,
इसको लिंक कैसे करते हैं? हमने दूसरी जो कंडीशन बोली थी कि एवरी एलिमेंट of set X must have only and only one image in the set Y. ठीक है, अब यहां पे देखो, अगर यहां पे इस वैल्यू ऑफ X पे, इस वैल्यू के X के इस वैल्यू पे आपको यहां पे दो इमेजेस मिल रही है Y में, दो वैल्यूज मिल रहे हैं Y के, therefore that's why it's not a function. बट अगर हम यहां पे देखेंगे, कहीं पे भी आप इस पे वर्टिकल लाइन डालोगे तो एक ही मात्र और मात्र एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, देयरफॉर इट इज अ फंक्शन. देखो माय डियर, मैं आपको यहीं पे एक बात क्लियर करना चाहता हूं. वो क्या? वो ये है कि फिजिक्स में आपको ये नहीं बोला जाएगा कि ये लो, ये रिलेशन है, हमें बताओ कि ये फंक्शन है. नहीं है, ये मैथ्स का काम है, ठीक है ना. लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, आपको एक मामूली सा कॉन्सेप्ट समझने के लिए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझने के लिए या छोटा सा कंक्लूजन समझने के लिए पीछे बहुत चीजें देखनी पड़ती है, ठीक है. तो पढ़ाई में पेशेंस का, सब्र का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. पढ़ाई में क्या, जिंदगी के हर मरहले में पेशेंस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, सब्र का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है ना. जो बंदा सब्र कर दिया ना जिंदगी में, जिंदगी के हर मरहले में, वो समझो कामयाब है. इवन कामयाबी उसकी कदम चूम लेगी फिर. तो सब्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो एक्चुअल में हमें क्या चाहिए था, हमें आपको समझाना था डोमेन, को डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन, लेकिन उसके चलते ही हमने फंक्शन को भी अच्छे तरीके से आपको समझाया है. वहां पे हमने बोला था इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप, तो वो स्पेशलिटी यहां पे समझ में आ गई, ठीक है. अब हम देखते हैं कि what is the domain, codomain and range of a function, ठीक है. अब r y is equal to 2x, ये फंक्शन है, ठीक है. ये क्या है? फंक्शन है. अब हम आराम से डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन को समझ सकते हैं, ठीक है. देखिए फंक्शन क्या है हमारे पास, y is equal to 2x. x को हम कहां से वैल्यू देते हैं? इनपुट सेट से, ठीक है. ये वैल्यूज, तो ये पूरे वैल्यूज जो है, जो आप इनपुट में दे रहे हो यहां पे फंक्शन को, वो आपका डोमेन बन जाएगा. और यहां पे आपका डोमेन क्या है इस फंक्शन का? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. यहां पे मैं बोल रहा हूं क्योंकि हमने इस फंक्शन का y is equal to 2x का जो डोमेन है ऑलरेडी कॉन्फाइन किया था टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है. और ये y सेट जो है, ये पूरा जो है, पूरा सेट, इसको हम कोडोमेन बोलते हैं. कोडोमेन, ये भी यहां पे आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है जो हमने ले लिया, ठीक है. अब देखो रेंज का मसला है. रेंज ऑफ अ फंक्शन क्या है? यहां पे देखो, जब हम x को 1 वैल्यू देंगे तो हमें y का क्या वैल्यू मिल जाएगा? यहां पे 2 1s are 2, ठीक है. 2 देंगे तो 2 पे कौन सा वैल्यू मिल जाएगा आउटपुट में? थ्रू दिस फंक्शन नाउ y is equal to 2x, 2 2s are 4, तो ये 4. जब आप 2 दोगे x को, यहां पे 4 मिलेगा. इसी तरीके से जब हम 3 देंगे तो क्या मिल जाएगा? 6. इसी तरीके से जब हम 4 देंगे तो क्या मिल जाएगा? 8. समझ में आई बात? तो हर एक एलिमेंट सेट y का, यानी कोडोमेन सेट का हर एक एलिमेंट, यहां हर एक एलिमेंट इमेज नहीं बन रहा है सेट x के एलिमेंट्स के अगेंस्ट. इमेज कौन कौन बन रहा है, यानी आउटपुट में कौन कौन सा वैल्यू मिल रहा है? 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 8 मिल रहा है. जो आउटपुट में मिलेगा फंक्शन के थ्रू, वही हमारा रेंज कहलाएगा. और वो रेंज क्या होता है? वो हम कोडोमेन सेट से ही लेते हैं, आउटपुट सेट से ही लेते हैं, ठीक है. रेंज क्या बन जाएगा फिर हमारा? यहां पे बोलो बेटा, रेंज क्या होगा फिर? रेंज हमारा क्या होगा? सबसेट होगा कोडोमेन सेट का सबसेट, यानी सेट में से हम एक छोटा सा सेट लेते हैं, ठीक है. कौन कौन सा आएगा? 2 आ रहा है आपका, 4 आएगा, जो वैल्यू आउटपुट में इस फंक्शन के थ्रू मिलेगा. 6 8 एंड सो ऑन, ठीक है. समझ में आई बात?
तो आई होप नाउ कि आपको डोमेन क्लियर होगा, कोडोमेन क्लियर होगा और रेंज क्लियर होगा। ठीक है, डोमेन क्या मतलब, जो आप यहाँ पे कुछ फंक्शन को इनपुट दोगे वो उसका डोमेन बन जाएगा, डोमेन में आ जाएगा, जो कुछ उसके अगेंस्ट आपको आउटपुट में मिलेगा वो रेंज बन जाएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको बोल रहा हूं कि आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ठीक है, कि क्या है कि आपको कोई रिलेशन दी जाएगी यहाँ पे, आप बोलो कि क्या ये फंक्शन है, नहीं है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा। आप मैथ्स नहीं पढ़ रहे हो, आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, बट फिजिक्स में फंक्शन के क्या यूज है वो हम अभी देखेंगे जब हम इसका एक एप्लीकेशन देखेंगे काइनेमैटिक्स में। ठीक है ना, इसको हम आप बोल सकते हो कि एप्लीकेशन पार्ट। ठीक है, अगर आपको याद होगा जब हम आउटलाइन दे रहे थे तो वहीं पे मैंने आपको बोल दिया था कि फिजिक्स के अंदर आपको ये टर्म कई बार सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। आप अपने टीचर्स जो आपको फिजिक्स पढ़ाते होंगे उनको कई बार बोलते हुए ये चीज सुनोगे कि दिस थिंग इज अ फंक्शन ऑफ दैट थिंग इज अ फंक्शन ऑफ दिस थिंग। ठीक है ना, तो उस लिहाज से हमें फंक्शन का पता रहना बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए ये चीज हमने डिस्कस करी है। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप काइनेमैटिक्स में पहुंचोगे, काइनेमैटिक्स में आप हम क्या पढ़ते हैं, मोशन पैरामीटर्स पढ़ते हैं, नहीं है? तो जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वहां पे आप ये देखोगे कि आप प्रॉब्लम्स में ये देखोगे या आपको टीचर आपका ये बोलेगा कि इफ डिस्प्लेसमेंट if displacement of a body, displacement x of a body is the function of time, आ गया, as the function of time, फिर वो लिखेगा, अगर वो इसने यहाँ पे, अब आपको पता ही होगा, अगर बोला कि फंक्शन ऑफ टाइम है तो राइट साइड आपका मात्र टाइम के वेरिएबल में होगा। ठीक है, वो बोलेगा फॉर एग्जाम्पल 2t + 3t स्क्वायर, कोई भी फंक्शन हो सकता है टाइम में। ठीक है, फिर वो क्वेश्चन पूछेगा, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज दी, क्या पूछा जाएगा, व्हाट इज दी डिस्प्लेसमेंट x ऑफ द बॉडी एट टाइम t = 2 seconds। या अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा आपसे पूछेगा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द टाइम t = 2 seconds या एट सम अदर टाइम। ठीक है, और एक्सेलरेशन। ठीक है, समझ में आई बात? तो हमने फंक्शन को क्यों डिस्कस करा है वो आपको अब क्लियर होगा, क्योंकि ये टर्म को हमने बार बार अंदर जाके देखना है। अब वेलोसिटी जो है इसको हम लिखते हैं इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, डी डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम, dx/dt। बट सिंस हमने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ी है अभी, वो हम कैलकुलस में पढ़ेंगे, जब हम डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ेंगे तब जाके जो है ये चीज क्लियर होगी। लेकिन एक चीज का हम यहां से आंसर कर सकते हैं, अभी डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली फंक्शन ऑफ टाइम है, टाइम भी दिया है, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, टाइम जो हमने दिया है वो यहाँ पे पुट करेंगे। जो टाइम हमें दिया है वही टाइम हम जो है वहां पे पुट किया है। हमें पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t = 2 seconds। ठीक है, हम क्या करेंगे, x डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t = 2 seconds कैसे लिखेंगे, यानी जहां जहां भी t है, टाइम है, वहां पे 2 इनपुट करना है। ठीक है, 2 × 2 प्लस क्या है हमारी फंक्शन में 3 × t² यानी 2², तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, प्लस 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, तो ये हो जाएगा आपका 16 मीटर। क्या हो जाएगा, ये आपका 16 मीटर हो जाएगा। अगर आपको ये बतलाया जाएगा कि आपका डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट है वो आपका मीटर है। समझ में आई बात? तो इस तरीके से इस फंक्शन को आपने अंदर जाके फिजिक्स में देखना है। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हो। मैंने अपने एंड से पूरी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है।